नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। लगातार एबीपी गंगा पर खास चर्चा जारी है। बात हो रही है मोदी के सिक्सर की, यानी उनके 6 सालों के कार्यकाल की। सत्ता के पक्ष, विपक्ष, सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के सवाल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे रचने जा रहा है टीवी मीडिया का इतिहास। जी हां, क्योंकि आज सामने होंगे पुराने दोस्त, लेकिन अब एक दूसरे के धुर विरोधी। इनके साथ चर्चा होगी खासम खास। यूं तो बेशक दोनों ठंडे प्रदेश उत्तराखंड से हैं, लेकिन दोनों के बीच सियासी गर्माहट किसी से भी छिपी नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश रावत जी, जो अभी भी जो विपक्ष में हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरक सिंह रावत जी। आप सब दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं हरीश जी आपसे लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा वरिष्ठता का सम्मान करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हरक जी भले ही आपके विरोधी हो, इसका वो यहाँ पर ऐतराज वो नहीं जताएंगे, इतना मैं निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। खैर, आप दोनों लोग का पहले स्वागत है। यह औपचारिकता एक एंकर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मुझे पहले करनी चाहिए थी, मैं बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों लोग जब एक साथ बैठे हुए हैं तो तमाम प्रश्न और तमाम तस्वीरें जेहन में गुजर रही हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की, और उससे पहले जो 5 साल की उनकी लीगेसी चली आ रही थी सरकार की, यानी 6 सालों की। तो लोकल से वोकल, हरीश जी, अभी प्रधानमंत्री का हमने बयान सुना, आपने उस पर टिप्पणी की कि मैं तो पहले ही लोकल से वोकल कहता रहा था, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी और प्रधानमंत्री जी की बात सुने ले रहे हैं लोग। बहुत अच्छा है, मगर ये लोकल से वोकल जो है, मेड इन इंडिया का जैसा भविष्य नहीं होगा जी। हम सब लोगों ने बहुत सुना, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और भारत के सारे बाजार चीन के माल से भर गए। अब लोकल के लिए वोकल होने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, और हमको तो बहुत ही आशा आएगा। मेरा छोटा मुंह था, प्रधानमंत्री का बड़ा भारी व्यक्तित्व है, यदि उनके मुंह से निकलता है तो इसका लाभ पूरे देश को होगा। और जो भी लोग वोकल सपोर्टर हैं लोकल प्रोडक्ट के, और जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय पहनावा है, हर तरीके की जो स्थानीयता है, उसके सपोर्टर्स को जिससे बेइंतहा खुशी होगी। लेकिन मैं राजकिशोर जी, पहले तो मैं अपने भाई को बहुत धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने मुझको अवसर दिया। मैं 3 बातें, आपने अभी कहा कि ये 6 साल का शिक्षर है, इस शिक्षर का जो ये 6ठा साल है, मैं इसको लेकर के आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जो लाखों चित्कारें उठ रही हैं सड़कों से, रेल के डिब्बों से, रेलवे प्लेटफॉर्म से, और हमारे भारत निर्माता जिस प्रकार से हताश हैं, त्रस्त हैं, रस्त पस्त पड़े हुए हैं, क्या ये कोई वानगी है एक 6ठा साल मनाने वाली सरकार की? और जरा देखिए आज किस तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। लोगों ने जो प्रोजेक्शन आए हैं, वो प्रोजेक्शन बहुत चिंताजनक है, और विशेष तौर पर ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। ये पिछले 1.5-2 साल से लक्षण दिखाई दे रहे थे, और 1 साल से तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो गिर करके कोरोना से पहले, मैं प्री कोरोना की बात कर रहा हूँ, वो 4% के आसपास आ गई थी। और जो हमारी बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर थी, वो बढ़ करके करीब 7.5-8% पहुंच गई थी। ठीक है। और अब CMIE, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने कहा है कि भारत की बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर वो इस समय 27% के आसपास पहुंच गई है, जो बहुत चिंताजनक है। और हरक सिंह जी जिस राज्य के मंत्री हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, और उस राज्य के अंदर तो बेरोजगारी की वृद्धि दर और ज्यादा चिंताजनक है, और ज्यादा भयावह है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है और उसके बोझ से लड़खड़ा रही है। तो न हमारी अर्थव्यवस्था, न जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें भारत निर्माता हमारे माइग्रेंट वर्कर से लेकर के दूसरे श्रमिक हैं, वो सब चित्कार कर रहे हैं, और हमारी जो बॉर्डर एरियाज हैं वो अशांत पड़ रहे हैं। नेपाल हमारा परंपरागत जिनके साथ बेटी
रोटी का रिश्ता जी। है, आज वो नेपाल भी हमसे खपा खपा और एक अलग लाइन लेकर के चल रहा है और भारतीय सीमा पर अपना दावा पेश कर रहा है। जी, हरीश तो जी, मेरी जवाब ले चिंता लेते हैं, इसलिए क्योंकि कि जी। ये पिथौरागढ़ में ये पिथौरागढ़ की सीमा पर उन्होंने दावा जी पेश हरीश जी, किया है। चूंकि कई और आपने चीन चीन तो जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने जी, है। जी। और पाकिस्तान तो हमेशा की तरीके से जी। वो तो एक बौखलाया हुआ, पगलाया हुआ, बोराया हुआ राष्ट्र ही है। ठीक है हरीश जी, चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत से ही सामने हरक सिंह रावत जी हैं, आपने शुरुआत से ही जिस तरीके से मोदी सरकार ने दूसरी पारी शुरू होते ही ताबड़तोड़ 370, 3 तलाक और तमाम जो फैसले ले लिए थे, उसी तरीके से आपने जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ ताबड़तोड़ सवालों की बौछार कर दी है। तो मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी को भी पर्याप्त वक्त देना पड़ेगा। पुराने मित्र हैं आपके, पुराने सहयोगी रहे हैं हरक सिंह जी। हमारे छोटे भाई जी, हरक सिंह जी आपको छोटा भाई बता रहे हैं हरीश रावत जी, और जी। कुल मिला के लेकिन नुकसान- उन्होंने सवालों में कोई मुरव्वत नहीं बरती है। सवाल बहुत तीखे उन्होंने मारे हैं। जैसे वो हम लोग महाभारत के युद्ध में देख रहे थे ना, कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, लगातार तीर पर तीर चलते चले जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से, तो उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो अब उसका प्रत्युत्तर आप किस तरीके से देंगे हरक सिंह जी? देखिए, माने हरीश साहब जी मेरे बड़े भाई हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है जी। और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस चाहे प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, इस समय विपक्ष में भी नहीं कह सकते, सही मायने में तो विपक्ष में भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि वो इस देश के अंदर जिसने 70 साल से अधिक राजनीति की हो, देश के अंदर सत्ता में रही हो, प्रदेशों में सत्ता में रही हो, आज प्रदेश और देश की जनता ने उसको इस हाशिए में पहुंचा दिया कि वो विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। देखिए, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन का मैंने बहुत अध्ययन किया, एक टीचर के रूप में, एक छात्र के रूप में। अगर आप देखेंगे तो ये जो आज हालात हैं पूरे देश के, विशेषकर चाइना बॉर्डर को लेकर, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर, कहीं ना कहीं 1947 देश की आज़ादी के समय इसके बीज पड़े। और मैं माने हरीश राव जी को कहना चाहता हूँ कि जब पंचशील समझौता हो रहा था, हिंदी चीनी भाई के नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी ने और एक रिपोर्ट भेजी थी भारत सरकार को कि चाइना की गतिविधियाँ बॉर्डर पे बढ़ रही हैं और ये हिंदी पंचशील समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसको नकार करके पंचशील समझौता किया। एक तरफ हिंदुस्तान में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ चाइना 1962 में हम पे अटैक करता रहा। मैं इसलिए इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, भारत के संबंधों को देखा जाए तो सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नीति अगर कभी मजबूत हुई है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आज अमेरिका जिस तरह भारत के साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, आज दूसरी शक्ति के रूप में रशिया भी हमारे साथ खड़ा है। देखिए, चाइना और पाकिस्तान क्योंकि हमारे सीमांत प्रदेश हैं और विकासशील देशों में वो नेपाल का भी जिक्र कर रहे हैं, अलग से पहचान बना रहा है। नेपाल का भी जिक्र किया है हरीश जी ने, नेपाल का भी जिक्र किया है उन्होंने। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, नेपाल के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे हैं और मैं सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बर्मा हो, चाहे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, देखिए जो परंपरागत दुश्मन है हमारे, पाकिस्तान के साथ कभी भी आज़ादी जो कभी भी समझौता नहीं हो सकता है, कभी भी मैं नहीं समझता हूँ कि 70 सालों में कभी भी लेकिन इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सही मायने में जवाब को अगर कभी मिला है तो चाहे धारा 370 समाप्त कर, कभी किसी ने सोचा था कि धारा 370 समाप्त हो सकती है? कभी किसी ने नहीं सोचा था। मैं खुद भी बचपन से ही सोचता था कि क्या इस देश के अंदर धारा 370 कभी समाप्त होगी, जो एक सीमित समय के लिए जब मर्जर हुआ कश्मीर का भारत में तो उस समय के तत्कालीन राजा के साथ, तत्कालीन राजघराने के साथ एक समझौता हुआ था, ये सोच के कि किसी तरह या इस क्षेत्र के लोगों को, जो विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं देश के अंदर, मैं सीधे कह रहा हूँ मुस्लिम भाइयों को, उनको भी एक तरह से संभलने का मौका मिलेगा, उनको विकास के रास्ते पे। तो क्या धारा 370 धारा ने
इन 70 सालों में जी। कश्मीर को अलगाववाद के ओर आगे बढ़ाया, ठीक है। आतंकवाद की ओर आगे बढ़ाया। उसको जिस मकसद से ये धारा बनाई गई थी, जो मकसद इस धारा का था ये संविधान में, वो मकसद कभी भी पूरा नहीं हुआ। उस धारा ने कश्मीर को पीछे धकेला है, जी। एक शांत प्रिय पहाड़ियों को आतंकवाद की चपेट में लाया है। तो मैं सोचता हूं कि आज मोदी जी ने जो करारा जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे धारा 370 समाप्त करना हो, जी। मैं सोचता हूं ये ऐतिहासिक काम है, हरक जी, जो काम नेहरू जी नहीं कर पाए, जी। चाहे जो भी कारण रहे हों उस समय, मान्य इंदिरा जी नहीं कर पाई, चाहे जो भी कारण रहे हों, चाहे मोरारजी देसाई नहीं कर पाए, चौधरी चरण सिंह नहीं कर पाए, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधान वो नहीं कर पाए। जी। आज मोदी जी ने 370 समाप्त करके जी। एक संविधान, एक विधान, एक निशान जी। जैसी परिभाषा को जी। परिभाषित किया है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, जी। एक ही संविधान है, एक ही कानून है, एक ही झंडा है, ठीक है। तिरंगा झंडा है, राष्ट्र ठीक है, ध्वज जी, है। मैं तो फिर मैं से- सोचता हूं कि माने हरीश रावत जी को अगर ठीक है विपक्ष में होने के नाते, चाहे वो जो मतलब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते वो चाहे जो भी कहें, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख कर अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो भी इस बात को स्वीकार करते होंगे ठीक है, हरक जी, कि इस हरीश जी देश के के अंदर पास चलते हैं। दोहरी व्यवस्था समाप्त करके मोदी। और ठीक है। मैं एक निवेदन मैं हरक जी, हरीश जी से, चूंकि जी। आपने भी, अगर उन्होंने जवाब सवाल शुरू में तगड़े उठाए थे तो जवाब आपने भी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चूंकि आपके पास भी कांग्रेस की भी पुरानी परंपरा है, आप उनके सहयोगी भी रहे हैं, उसके बाद अच्छी खासी मतलब ये तकरार चल रही। लेकिन एक सवाल तो है हरीश जी, जो बात हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि उनको नरेंद्र मोदी में वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है और वो नेता दिखाई पड़ता है जो असंभव को संभव करके दिखा पाता है। वो गिना भी रहे हैं, वो आपके सहयोगी थे और आपको वो विपक्ष का दर्जा भी देने को तैयार नहीं, आपको वो कांग्रेस की पार्टी माने, जबकि आप मुख्यमंत्री भी थे, उस सरकार में भी हरक सिंह जी थे, हम लोग जानते हैं। और उसके साथ में पुराना आप लोग का बहुत पुरानी दोस्ती आप लोग की रही है, दोस्ती और राजनीतिक जो प्रतिनिधिता जो भी रही हो, आप लोग बड़ा भाई छोटा भाई यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन जो सवाल है कि नेहरू, इंदिरा, राजीव या तमाम जो प्रधानमंत्रियों की जब तुलना हरक सिंह रावत करते हैं तो वो मोदी के सामने उनको गौण पाते हैं, मोदी का कद उनसे बड़ा पाते हैं, 370 या जो इस तरीके के फैसले हुए हैं। क्या ऐसा जो परिवर्तन है ये पहले ही आपको दिखाई पड़ने लग गया था हरक सिंह रावत जी में, और यही शायद कारण है कि तमाम लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए और आप वहां पर अकेले बैठे हैं जिनको हरक सिंह रावत जी विपक्ष का भी नेता मानने को तैयार नहीं है? मैं हरक सिंह जी ने क्या माना उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मगर इतना अवश्य तो होगा कि 1984 में भाजपा का भारत की विशाल लोकसभा में केवल एक सदस्य पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी। क्या उस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया? राजनीतिक दल में जीत और हार होती है। अभी 10 साल की लगातार हारों के बाद भाजपा सत्ता में आई है, उसका 6वां साल है और ये 6ठे वर्ष में दिखा दिया है कि देश किस तरफ जा रहा है। ये लाखों जो चित्कारे हैं, जो लोग हताश निराश लोग चारों तरफ फैले पड़े हैं, जिनको अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कल की बांदगी बता रहा है कि कल का हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा या किस तरफ चलेगा। वो मैं हरक सिंह जी के लिए संकेत कर रहा हूँ। अब रहा सवाल, हरक सिंह जी ने, मुझे लगता है कि भाजपा में जाकर के कुछ शब्द बहुत शिद्दत से, बड़ी मेहनत से सीख लिए हैं कि नेहरू जी को सब चीज के लिए दोष दे दो। आप मुझे एक बात बताइए राजकिशोर जी, जरा सा कश्मीर के इतिहास को देखिए और हमारे विभाजन के जो उस समय फॉर्मूला तय हुआ था उसको देखिए। उसमें यह था कि जो जिस बाहुल्य क्षेत्र होगा, सीमा से लगे हुए जितने क्षेत्र होंगे, यदि मुस्लिम बाहुल्य होंगे तो वहाँ वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और जो हिंदू बाहुल्य होंगे वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, जैसा जूनागढ़ रियासत के साथ हुआ था। लेकिन कश्मीर रियासत तय नहीं कर पाई थी और मगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए ये नेहरू का व्यक्तित्व था कि मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर के लोगों से शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उन्होंने फैसला करवाया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं और आज कश्मीर हमारे सिरमौर के रूप में है, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का परिणाम है। अब रहा सवाल 370 का, ये भी एक धारा है, कई धाराओं के साथ है।
इनका जिस जिस कानून के तहत इन्होंने धारा 370 को हटाया है, जी। वो प्रोविजन भी संविधान में करके इंदिरा गांधी जी गई थी। उन्होंने एक प्रकार से आर्टिकल 370 को बिल्कुल डिफंक्ट बना दिया था। लेकिन हम ये समझते थे कि समय के साथ घिसते घिसते धारा 370 समाप्त हो जाएगी। इन्होंने उसका राजनीतिकरण किया। हम चाहते थे कश्मीर के लोगों को धीरे धीरे विश्वास में लेके हम शांति लाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के अंदर शांति आए, आतंकवाद समाप्त हो, और हम आतंकवाद की समाप्ति के लिए और पाकिस्तान को जवाब देने के मामले में हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सीमाओं के मामले में भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। इन्होंने कहा पंचशील पर कहाँ तक पहुंच गए हरक सिंह जी। मैंने कहा ना कि कोर्स इन्होंने ठीक से भाजपा में जाकर के पढ़ा है। तो एक बात बताइए, अब तो इधर 6 साल के अंदर नेहरू जी तो जब मिले होंगे चाउन लाई से तब मिले होंगे। इन्होंने इन 6 सालों के अंदर कई बार चीन के राष्ट्राध्यक्षों से, वहां के सी साहब से झप्पी लगाई है प्रधानमंत्री जी ने। जी। मोदी जी कई बार झप्पी लगे हैं उनके, कई बार गले मिले हैं। तो क्यों नहीं परिवर्तन ले आए भाई चीन के दृष्टिकोण में? आप जो है हरीश जी, आप मुझे बताइए। हरीश जी, यहाँ एक छोटा सवाल है मेरा आपसे। नहीं है हरीश जी, यहीं पर थोड़ा श्रीलंका हमारा पड़ोसी, छोटा सा सवाल है यहाँ पर। खपा चल रहा है। हरीश जी, बांग्लादेश, हरीश जी, मेरा छोटा सवाल है। बांग्लादेश के भी कई सवाल इसी से जुड़ा हुआ छोटा सवाल है मेरा। जी। जो कांग्रेस की पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति हैं हरक सिंह रावत जी, आपके पुराने सहयोगी हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने पाठ पढ़ाया वो भूल गए। आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जो पाठ सिखाया वो सीख गए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास शिक्षक ज्यादा अच्छे हैं, आपके शिक्षक थोड़ा कमजोर थे, तभी तो हरक सिंह रावत जी ज्यादा बेहतर सीख पाए, अगर मैं इस तरीके से इसको कहूँ तो। मैं इसको हरक सिंह जी की काबिलियत कहूंगा कि वो जहाँ जाते हैं जल्दी वहाँ का पाठ सीख लेते हैं। चलिए, ये मेरे भाई में जो है ये चपलता है, तो उसके लिए उनकी पीठ ठोकी है आप जो है। हरक सिंह जी मतलब वो मान रहे हैं कि शिष्य ज्यादा काबिल है, गुरु इतने काबिल नहीं थे, ना कांग्रेस इतनी काबिल थी, ना भाजपा इतनी काबिल है। और तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बहुत काबिल हैं। नहीं, हम तो हमेशा बोल रहे हैं, ये तो शक्कर हो ही जाते हैं, ये अलग बात है। ज्यादा शक्कर खाने से जो है शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। देखिए, मैं राजकिशोर जी में ये कहना चाह रहा हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और कोई भी अच्छी बात, चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, उसके जो भी उसके अच्छे, देखिए हर चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। और मैं क्योंकि एक सैन्य विज्ञान के छात्र के रूप में, जो मैंने विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया, जो मैंने एक शिक्षक के रूप में अध्ययन किया, वो मैं जानता हूँ। वो ठीक है, राजनीतिक रूप से मैं कांग्रेस में रहूँ, भाजपा में रहूँ, लेकिन उसके कारण ऐतिहासिक चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। उसके कारण जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो नहीं बदल जाएंगी। वो ठीक है कि चाहे मैं जो भी बात करूँ, मैं एक ज़रूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हरीश राव जी ने कहा कि समय इन 6 सालों में देश कहाँ जा रहा है जी। क्योंकि देखिए ये महामारी है, और इस महामारी के समय में अमेरिका जैसा देश, स्पेन जैसा देश, इटली जैसा देश, पूरी दुनिया आज कहाँ खड़ी है वो हम सब लोग जानते हैं। उस पर मैं कुछ चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर बहुत डिबेट हो गई है। रोज़ हम जब भी टीवी लगाते हैं तो न्यूज़ सुनते हैं, तो लगातार इस पर डिबेट हो रही है। अगर इस घटना को छोड़ दिया जाए, ये जो महामारी है, ये इसके कारण जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया के रोजगार पर जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं, वो कुप्रभाव हमारे देश में भी पड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम उसके लिए हम तैयार भी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, इस महामारी से पहले जो मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का हुआ, मैं जब कांग्रेस में था 2014 में, माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, मैं अमेरिका गया था जी। तो मैंने एयरपोर्ट पे जो व्यवहार, या जापान गया था, जो व्यवहार मैंने वहाँ के लोगों का देखा, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था कम से कम इंडिया के प्रति, क्योंकि वो हमको भी पाकिस्तानी के, हमारा रंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता जुलता रंग है, तो वो हमको भी इसी तरह समझते थे जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद भी मुझे माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, मुझे दोबारा अमेरिका जाने का मौका मिला कृषि मंत्री के रूप में। तो मैंने देखा कि एक परिवर्तन लोगों के मन में हुआ, इंडिया के लोगों के प्रति दुनिया के देशों में
जो सम्मान बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं कूटनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मोदी जी की ये बड़ी जीत है, बड़ी पहल है। चाहे उन्होंने झपकी मार कर ये पहल की, अब ठीक है, चाइना के मामले में जी जो हरीश राव जी ने, माननीय हरीश राव जी ने कहा कि झपकी लगाई लेकिन उसके बाद भी संबंध नहीं बने। भैया मैं आज बता रहा हूँ, 37,120 वर्ग मील भूमि चाइना के हमारी उनके कब्जे में थी, वो लगातार कर रहा है, लेकिन आज कम से कम हमारी और अधिक भूमि पे कब्जा तो नहीं कर पा रहा है। जैसी कोशिश की पिछले कई सालों में, चाइना 10 कदम आगे हमारी घुसपैठ करता है, फिर जब हम रोकते हैं तो वो 2 कदम पीछे हट जाता है, फिर भी 8 कदम आगे रहता है, फिर वो 20 कदम हमारे सीमा में बढ़ता है, फिर जब हम रोकते हैं तो वो 10-12 कदम पीछे हटता है, फिर भी 8 कदम या 14 कदम वो आगे हमारी सीमा में घुसपैठ कर लेता है। और इस तरह उसने धीरे धीरे करके हमारी बहुत बड़ी ज़मीन पर उसने कहीं कहीं कब्जा किया। आज उसने जरा सा लद्दाख वाले क्षेत्र में कुछ कोशिश की, अपनी गतिविधियां टेंट लगाए, तो तुरंत हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो हम सचेत तो हैं, कम से कम हम झपकी भी लगा रहे हैं, लेकिन झपकी लगाने पे इतने अंधे नहीं हो गए, इतना ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहे हैं कि उसकी झपकी के कारण हम अपनी सीमा को नहीं हम दिखाई दे रहे हैं या उसकी गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही। हरीश जी, सीमा सुरक्षित मोदी के राज में, इज्जत ज्यादा बढ़ती है मोदी के राज में, कांग्रेस के कार्यकाल में। और वो तो कह रहे हैं कि दोनों बार आपके ही मुख्यमंत्रित्व काल में ही वो विदेश गए और किस तरीके का उन्होंने परिवर्तन देखा। तो ये परिवर्तन तो हरक सिंह रावत जी ने दुनिया में देखा, उन्होंने यहाँ देश में या प्रदेश में जो भी परिवर्तन किया, लेकिन ये परिवर्तन का जो कारक है वो नरेंद्र मोदी बने, आप लोग नहीं बन पाए। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ा। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आप पर। जी, मैं उनकी इस बात पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, क्यों? आपके पास टिप्पणी करने को कुछ नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, क्या चक्कर है? आप छोटे भाई का लिहाज कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं करना चाहता जी, क्योंकि ये अपना अपना गुण होता है। आज व्यक्ति को जहाँ रहता है जी, वैसा ही दिखाई देता है। तो भाजपा में है तो भाजपा जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। अब रहा सवाल जो इन्होंने चीन की सीमा से लगी हुई झड़पों की बात करी, मुझको 2011 की एक झड़प याद है, जिस झड़प में हमने चीन को पीछे खदेड़ा और दूसरी बात यह है, चीन ने 1962 के बाद हमारी 1 इंच जमीन को भी नहीं कब्जाया और कब्जाने की डोकलाम में जब कोशिश की थी अब से, तो सारा देश मोदी जी के साथ था। और आज भी ऐसा नहीं है कि चीन सामने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा, हम लोग मोदी जी के साथ नहीं है। हम पूरी शिद्दत के साथ उतने ही प्रखरता से मोदी जी के साथ हैं जितनी प्रखरता से हरक सिंह जी हैं। लेकिन मैं हरक सिंह जी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये कि आपको एयरपोर्ट पर बढ़िया स्वागत मिल गया, क्या इससे ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की, जिनमें हमारे प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के, क्या उनको जो कुछ कष्ट भुगतना पड़ा है, जिस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ी है, वो धुल जाएगा? आप उत्तराखंड से आते हैं, वहाँ के क्वारंटाइन की व्यवस्था को आप जरा देखिए कितनी खराब है। आपके अपने एक विधायक ने कहा है कि ये तो जो है जेल की कोठरी से भी बुरी हालत जो है क्वारंटाइन की है करके भाजपा के एक विधायक ने कहा है, चंदन रामदास जी ने कहा है शायद जो है। तो ये हालत जो है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, कम से कम हम लोग चाइना, नेपाल और अमेरिका से कम हम अपने स्थानीय विषयों की तरफ आए। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उनको इन्होंने भारत निर्माता मोदी जी ने कहा और भारत निर्माताओं की ये खराब दशा हो रही है। तो क्या विपक्ष के तौर पर हमको इस बात को नहीं उठाना चाहिए? हमारा कर्तव्य है। हम कह रहे हैं सुधारिए। कोरोना के लिए हम मोदी जी को हमने दोषी नहीं बताया, लेकिन हमने ये कहा कि लॉकडाउन का जो फैसला है हम मोदी जी के साथ रहे, लेकिन लॉकडाउन के बाद देश कैसे उससे बाहर निकले, अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव कैसे उसका पड़े, उसके विषय में मोदी जी के पास एक स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी हरीश जी, जवाब ले लेते हैं हरक जी से। जो रोड मैप आज नहीं दिखाई दे रहा, और हम नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जो खैरख्वाह जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों ने भी सवाल उठाया है
और स्वयं अर्थशास्त्रियों ने सवाल जी उठाए हरीश जी, हैं ये सवाल, कि साहब, ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, उसका जवाब ले लेते हैं हरक जी से। यदि मजदूरों हरक की सिंह जेब जी। में कैश पैसा डाल दिया होता जी। तो शायद उनको भाग भाग करके सड़कों पर निकल जी। करके अपने गांव की तरफ इस तरीके से नहीं जाना हरक पड़ता। जी। अब हो क्या रहा है, हरक जी। जिनको उद्योग चलाना है वो अपने गांव की जी, तरफ चले गए जी, हैं, जी। और उद्योग वालों से हम कह रहे हैं तुम उद्योग चलाओ, जी। वो कह रहे हैं भाई साहब चलाएं कैसे? हरक जी, ये उद्योग हरीश जी जो चलाने वाला प्रश्न तो उठा नहीं रहे है हैं, यहाँ। उनको आप राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और भाजपा कहकर आप उनको खारिज कर सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन कुछ सच्चाई तो है कि अगर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की बात करते हैं, देश मानता है, लेकिन उसके बाद प्लान क्या होता है और किस तरीके से उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटर्स की जो हालत है, ये जो प्रश्न उठाए, इनसे तो आप भी नहीं बच सकते हैं। और जो बात ये कह रहे हैं हरीश रावत जी कि कोई आगे का उस तरीके से कोई ठोस योजना, कोई माकूल योजना नहीं थी, आपको लगता है कि चूक हुई है, इसीलिए जो ये श्रमिक हैं इस तरीके से हमको दिखाई पड़े, उनकी दुर्दशा दिखाई पड़ी? देखिए, अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे जी। तो जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और 25 मार्च को रात को लॉकडाउन की घोषणा की, तो कहीं ना कहीं उस समय के जो हालात थे, उस समय विदेशी जो टूरिस्ट विदेश से हमारे देश में आ रहा था, उससे कहीं ना कहीं ये कोरोना महामारी हमारे देश में फैल रही थी जी। और उस समय के हालात को देखकर फौरी तौर पर हमको लग रहा था कि अगर हमने 15 दिन के लॉकडाउन कर दिया तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। फिर हमको लगा कि भाई और आगे इसको लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए जी। और उससे काफ़ी हद तक देश के अंदर ये कंट्रोल हुआ। कई बार क्या होता है कि ये अंदाज़ा और ये कई बार हमको कुछ चीज़ें विचार करके निर्णय लेने होते हैं। जी। अब क्योंकि लंबा ये महामारी बहुत लंबी चल रही है और अभी भी हमें लग रहा है कि और आगे महामारी चलेगी। ठीक है। उस समय के हिसाब से तात्कालिक दृष्टिकोण से वो लॉकडाउन करना, उस निर्णय लेना देश के प्रधानमंत्री का या प्रदेश की सरकारों का वाजिब था। और ठीक है हरक जी, हरीश जी, मैं देश की जनता ने इस चर्चा में आप लोग जुड़े, आपकी बात समझ में आ गई हरक जी? कुल मिला के जो चूंकि हमारे पास समय की थोड़ी प्रदेश के बारे में एक सेंटेंस में जी हरक जी जल्दी से। हाँ, मैं एक सेंटेंस में बात करना चाहता हूँ। जहाँ प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर की बात है, मैंने खुद आज कैबिनेट से अभी आया हूँ जी, और मैंने खुद इस बात को उठाया कि भाई वहाँ पर्याप्त बाथरूम नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इससे महामारी तेजी से फैल सकती है जी। और अब हमने ये निर्णय लिया आज कैबिनेट में कि अब हम होटल्स को, उनको रोजगार भी मिलेगा होटल्स के लोगों को जो बंद पड़े हैं, और हम होटल्स में अलग अलग बाथरूम होते हैं। तो जी ये बड़ा फैसला है जो माने जी, मैं समझ गया, बड़ा फैसला है। मैं हरीश जी और हरक सिंह जी, आप दो ऐसे पहाड़ के शेर हैं, ऐसे रावत हैं कि जिनकी बातें कभी खत्म नहीं हो सकती। और हरीश जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरी अपनी सीमाएं हैं, समय यहाँ खत्म होता है। आप लोगों ने समय निकाला एबीपी गंगा के लिए और अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मोदी का सिक्सर जो हमारी खास परिचर्चा, जो खास कार्यक्रम है, जारी है लगातार, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी